Hello, my dear students, my dear 10th class. So, yesterday was a very interesting topic that we finished. It was the Act of Union, and you also know how a Great Britain was formed, what was the Union Jack, and how England forked these countries into his nation state within a span of 150 years. As you know, in 1707, first of all, Act of Union, the Act of Union 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, वहाँ से उन दोनों का फॉर्मेशन हुआ, वो एक दूसरे के साथ आए. एंड आफ्टर सम ईयर्स इन 1801 आपने देखा था कि आयरलैंड को भी इंग्लैंड में मिला लिया गया था. So we can say not a 150 years of a span of time, but we we can assume, because the revolution, because the protest was already going in the England, in Wales, Scotland, Ireland in the 18th or 19th centuries. Okay, so we can say that it's a long process of time. So England became United Kingdom and formed a Great Britain. Okay, this was a very important question. बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे. एज यू कैन से कि इसमें आपको जो लॉन्ग और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे. और जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है बेटा वो यहाँ से आता है कि जो न्यू ब्रिटिश नेशन फॉर्मेशन हुआ है तो उसमें वो अपनी किस तरह की आइडेंटिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह की चीज़ों को फॉर्म्ड कर रहे हैं. तो आप देख रहे थे कि न्यू नेशनल फ्लैग है और न्यू नेशनल एंथम है, इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने प्रमोट किया है. इस तरह से मेनली बस वो इतना ध्यान रखना है आपको कि इंग्लैंड ने इंग्लिश को प्रमोट किया, अपने ही ब्रिटिश यूनियन जैक को किया, इंग्लिश कल्चर को डोमिनेट किया, और जो उनका नेशनल एंथम है उसको ही उन्होंने जो एथनिक ग्रुप्स थे अलग अलग, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, उन सबको अलग करके तो नहीं, उनको एज अ रिप्रेस करके, सप्रेस करके अपने आप को डोमिनेट किया. ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात हो वहाँ भी इंग्लिश मेंबर ज़्यादा पावरफुल है. वेल्थ की बात हो तो उनके पास ज़्यादा है. तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये कुछ थोड़ा अलग सा ही मैटर है. हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड रहा होगा, इस तरह की चीज़ें रही होंगी. उसके लिए हमें थोड़ा दूसरे टॉपिक पे जाना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि हमेशा से न्यू वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं. एथनिक ये किससे रिलेट करता है? जो रेशियल का मतलब होता है नस्ल. आप उसको ऐसे कह सकते हैं जैसे इंडिया में कोई साउदर्न इंडिया का द्रविडियन कल्चर से पर्सन हो, हमारे यहाँ से नॉर्थ इंडिया में जो लोग हैं वो हिंदी बेल्ट वाले हो. आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो छोटे कद के, छोटी आँखों वाले लोग मिलेंगे. पहाड़ों की तरफ जाएंगे, कश्मीरियों की तरफ जाएं, वो गोरे चट्टे कुछ एक अलग पहाड़ी टाइप के लोग हैं. मतलब इन चीज़ों के डिफरेंस पे नस्ल, ठीक है, वो रेशियल होता है. ट्राइबल की बात हो चाहे, आप देखते हैं बहुत सारे जनजातीय ट्राइबल ग्रुप्स हैं अपने यहाँ. आप देखते हैं कि हमारे यहाँ मीणा काफ़ी पावरफुल है. आप हमारे यहाँ देखेंगे कि जो और भी ट्राइबल कंट्रीज जो राजस्थान में हैं वो काफ़ी डेवलप हैं. आप एमपी में जाएंगे, भील वगैरह से मिलेंगे, बंजारा से, तो वो भी काफ़ी डेवलप हैं. तो धीरे धीरे, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो कॉमन है. अगर रेस है तो कॉमन है, अगर ट्राइब की बात हो रही हो तो कॉमन ट्राइब से आ रहे हैं, या फिर कल्चर उनका ओरिजिन है, या फिर कोई कल्चर एक ऐसा है जिससे कि वहाँ के लोग, वहाँ की पॉपुलेशन वो अपने आप को एक मानती है. ठीक, या और बैकग्राउंड दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाई विद और क्लेम्स, या फिर उनका बैकग्राउंड ऐसा हो कि वो अपनी पहचान को क्लेम करते हो कि नहीं हमारी पहचान तो हिंदुओं की है, हमारी पहचान तो आर्यंस की है, नॉन आर्यंस की है, हम नोमैडिक हैं, हम मुगल्स हैं, हम ये हैं, हम जर्मन हैं, हम ब्रिटिश हैं, हम मैग्यार हैं. मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा. ऑस्ट्रेलिया के जो ओरिजिनल लोग हैं वो नहीं है जो आज आप देखते हैं. वहाँ के लोग और थे. नीग्रोज़ हों जिन, हालांकि नीग्रो बैड वर्ड है यूज़ करने के लिए. नीग्रो से सेंस वो थोड़े से ब्लैक पीपल जो अफ्रीका में है, वो थोड़ा उनका हाइट, पर्सनैलिटी कुछ अलग होता है. तो कहने का मतलब है वो सब कुछ अलग अलग. इस सारी बेसिस पे जब आप किसी को बोलते हैं तो बेटा वो उसका एथनिसिटी बन जाता है, उसकी विरासत, उसकी पहचान, उसकी क्या कहते हैं
एक और हिंदी में बहुत ही कॉमन वर्ड यूज़ होता है, क्या बोलते हैं उसे, संस्कृति। ये इन चीज़ों से लेके कॉमन हो सकती है। इस चीज़ को आप ऐसे और समझें, जैसे मान लीजिए कोई नॉर्थ इंडिया में बेटा रह रहा है, नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण है और कोई साउथ इंडिया में ब्राह्मण है, आपको लगता है वो दोनों एक दूसरे की चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पहनना, खाना और हिंदी को बढ़ावा देते हैं। साउथ इंडिया में जो ब्राह्मण होगा उसका पहनावा, उसका खान पान, उसकी लैंग्वेज अलग होगी। वो नॉर्थ इंडिया के हिंदुज़म को तो कलेक्ट कर सकता है, बट ब्राह्मण की बात आए, कल्चरल की बात आए और रेसियल की बात आए, क्योंकि वो द्रविडियन है, वो नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मणों को सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, वो तब करेगा जब आप उसको कहेंगे कि यस, आपका कल्चर, आपका पहनावा, आपका खान पान, आपकी लैंग्वेज, एवरीथिंग जो है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, आपकी वो सारी चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमें भी फिर बराबर आप एक्सेप्ट कीजिए और बराबर उस चीज़ को लेके वैल्यू दीजिए, आइडेंटिटी दीजिए। हम ऐसे कई चीज़ों में अलग अलग हो जाते हैं। आप ये पॉलिटिक्स का जो सेकंड चैप्टर था उसमें स्टार्ट हुआ था, तब आप एक चीज़ देख रहे थे कि लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी, लैंग्वेज स्टेट पॉलिसी क्या थी। तो हम उससे बिखरे नहीं बेटा, हम उससे एक हुए, क्योंकि वो हमारी एथनिसिटी है, वो हमारी पहचान है, विरासत है। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। आई थिंक अगर आप इसे रीड भी करना चाहोगे तो भी बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे खुद से, आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसके बाद जो लर्निंग प्रोसेस है बेटा आपकी, वो भी बहुत इजी हो जाएगी। अगर मैं इन सारी चीज़ों की बात करूं, इजी हो जाएगा। एंड वाई, मैंने क्यों ऐसा बोला इजी हो जाएगा, वो इसलिए क्योंकि आपके बैकग्राउंड में जो हमने इतना टाइम लिया है स्टूडेंट्स, 1 महीने से ज़्यादा हुआ है, 1.5 महीने से ज़्यादा हुआ है कि हमने वो छोटे छोटे 4 चैप्टर्स को फिनिश किया, बहुत स्लोली फिनिश किया। ठीक है, अब आप जब इस बैकग्राउंड पे आएंगे विजुअलाइजिंग द नेशन में, तो आपको समझ में आएगा कि असल में हिस्ट्री में कोई टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो उसको हिस्ट्री की तरह पढ़ाया जाना चाहिए। हम उसमें जब अपने तरीके से दिमाग लगाएंगे तो चीज़ें नहीं समझ सकते। आपको उस सब्जेक्ट की समझ उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही समझनी होगी। वर्ड्स जो आते हैं, वर्ड्स पे बहुत फोकस करना होता है, क्योंकि वर्ड्स बेटा सेंचुरी के टाइम, पीरियड के टाइम, कल्चर के टाइम बदलते रहते हैं। आज आप उन चीज़ों को महसूस कीजिए और पीछे क्या हो रहा था उन चीज़ों से कंपेयर कीजिए, उन्हें जॉइंट कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप जॉइंट करें, तो आपको समझ में आएगा कि विजुअलाइजिंग द नेशन अब क्या है। अब बहुत सारी चीज़ें नहीं पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस बहुत अच्छे टॉपिक को। बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये आपका। ठीक है, तो सबसे पहले एक वर्ड आता है विजुअलाइजेशन। ठीक, तो सबसे पहली बात ये होती है कि विजुअल्स को आप समझते हैं बेटा। विजुअल, जो चीज़ आपको दिखाई देती है, जो चीज़ आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो देख रहे हैं वो सच ही हो। भाई, आप मूवीज़ को देखते हैं या गेम्स को खेलते हैं तो उसमें विजुअल इफ़ेक्ट, ऑडियो इफ़ेक्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो क्या वो सारी चीज़ सच होती है? नहीं ना। इसी बेस पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब झूठा होता है, लेकिन विजुअलाइजेशन देखिए ना, उसका नज़रिया देखिए, आपकी वही सारी चीज़ क्रिएट कर सकता है। तो अब वो जो प्रोसेस होती है दैट्स कॉल्ड विजुअलाइजेशन, हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो वो जो प्रक्रिया है जिसमें हम किसी चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, बनाने की प्रक्रिया है, वो विजुअलाइजेशन है। तो उस टाइम, अब जब चैप्टर का नेम है विजुअलाइजिंग द नेशन, तो नेशंस को विजुअलाइज किया है। आज जो आप मूवीज़ में बहुत सारी चीज़ें विजुअल इफ़ेक्ट के ज़रिए देखते हैं, गेम्स में देखते हैं, तो हकीकत में कई चीज़ें सारी तो नहीं मिलेंगी ना। लेकिन जब नेशन के बारे में विजुअलाइजेशन की बात हो रही है तो वो हकीकत में बन के सामने आया है। यही तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस चैप्टर की। देखिए, वाइल इट इज़ ईजी एनफ टू रिप्रेजेंट अ रूरल थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैचू, ये कई बार आपको इजी लगेगा। आपको क्या इजी लगेगा कि आप रिप्रेजेंट कर सकें एक रूलर को, एक पोर्ट्रेट के जरिए, एक कोई पेंटिंग आपने बहुत खूबसूरत सी बनाई है वो, या स्टैचू के जरिए बनते भी हैं। आप शुरू से ही देख लो, अशोका दी ग्रेट हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, राणा प्रताप हो, लक्ष्मीबाई हो, अकबर हो, हुमायूं हो एंड पृथ्वीराज हो,
मैनी मोर। नाम तो मेरे को भी इतने सारे याद नहीं है, बोलते चला जाऊँगा तो नाम नहीं ख़त्म होंगे। आप इन सबको एक पोर्ट्रेट के जरिए, एक तस्वीर के जरिए, स्टैचू के जरिए ईजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो कि हाँ ये शासक थे, ठीक है। हाउ डज़ वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन। क्वेश्चन की तरह पूछ दिया और कह दिया कि ऐसा कैसा लगेगा आपको अगर कोई एक नेशन को एक फेस देने जा रहा हो। वही तो है विजुलाइज करना। आपने अपनी आँखों से कुछ देखा, विज़न है आपका कि ऐसा कुछ हो, वही तो है विजुलाइजेशन। आप अपनी कल्पना में खोकर किसी चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा शहर हो, एक ऐसी जगह हो, वहाँ साफ़ सफाई ऐसी हो, वहाँ के लोग ऐसे हो, आप ही तो विजुलाइज कर रहे हैं। उसी बेस पे तो कोई काम आगे बढ़ता है। ठीक वैसे ही क्या हो कि कोई एक देश को फेस दे दे। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? विजुलाइजेशन। मैंने कहा ना कि जो गेम्स में विजुलाइजेशन देखते हैं, आप मूवीज़ में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ देखते हैं, क्या हो कि वो एक कंट्री के ऊपर आ जाए। जरा से स्टार्ट करते हैं। आर्टिस्ट इन द 18th and the 19th century found a way out by personifying a nation। 18th सेंचुरी की बात हो रही है बेटा, फिर 19th सेंचुरी की बात हो रही है। इसके बीच का पीरियड भी है और इसके बाद का पीरियड है। ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ इसके बीच का ही पीरियड, इसके बाद का भी पीरियड, क्योंकि इसके बाद का तो इंडिया में ही शुरू होता है, जर्मनी में शुरू होता है 1800 के बाद 1848, 1858, 1872 जब इटली का यूनिफिकेशन हो रहा है। तो विजुलाइज ही तो किया उस टाइम किसी ने रोमांटिसिज्म के जरिए कि कोई नेशन स्टेट होना चाहिए, और वो उस चीज़ को लेकर आगे भी बढ़े। तो कहने का मतलब जो आर्टिस्ट लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं कि उन्होंने नेशन को पर्सोनिफाइंग करना शुरू कर दिया। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है बेटा इंग्लिश में। अगर आप चाहें तो अपने इंग्लिश वाले सर से पूछ सकते हैं, और अच्छा, और ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है, मैं भी समझा देता हूँ। अगर आपको लगे और बेहतर समझना है तो आप इंग्लिश वाले सर से ज़रूर कह दीजिएगा, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं उनसे। बेटा पर्सोनिफाई का मतलब हुआ कि किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, आइडिया को हम एज अ पर्सन डिनोट कर देते हैं, इंसान के रूप में उसको देखने की शुरुआत कर देते हैं, इंसान की तरह मानने लगते हैं। वो पर्सोनिफिकेशन होता है, ठीक। चाहे कोई स्टैचू हो, चाहे कोई नेशन हो। बेटा नेशन तो जिंदा नहीं होता है, नेशन के लोग जिंदा होते हैं। नेशन को अब एक देश की तरह न मान के एक पर्सोनिफिकेशन, एक व्यक्ति के नाम से सोच के देखो हम कैसी बात कर रहे हैं। लापात्री द फादरलैंड। अब फादरलैंड है तो फादर का मतलब है कि वो जिंदा है और उसकी संतान जिंदा है, बट फ्रांस कोई फादरलैंड तो नहीं है एक्चुअल में। ये विजुलाइज़ किया। ऐसे ही हमारी भारत माता आएगी। अभी ये जो आप पोर्ट्रेट देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये यहाँ पे अभी आप मेरिना को देखेंगे, अभी जर्मेनिया आएगी जर्मनी से, लेकिन असल में कोई जर्मेनिया या भारत माता है नहीं, वही पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। किसी नॉन लिविंग आइडिया को या ऑब्जेक्ट को पर्सन के रूप में देखना, वो पर्सोनिफिकेशन है। इन अदर वर्ड दे प्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिस्ट ना कंट्री को एक पर्सन की तरह डिनोट कर रहे हैं, वही पर्सोनिफिकेशन है। मैंने जैसे आपको बताया नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स, और उस वक्त नेशंस को, जितने भी नेशंस हो रहे थे, जर्मनी की बात होगी बेटा, भी फ्रांस की बात होगी, इंडिया की भी बात आएगी, वो अपने आप को एज अ फीमेल फिगर, भाई माता जो वर्ड आया है या मदर है वो जन्म देती है हमें, इस वजह से फीमेल फिगर की तरह हम उसको पर्सोनिफिकेशन करने लगे, एक माँ की तरह, ठीक है, ताकि आपको उस देश के लिए, उस मिट्टी के लिए प्रेम आए, प्यार आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। मैं पहले भी समझा रहा था कि जो फीमेल फॉर्म जिससे चूज़ किया गया पर्सोनिफाई करने के लिए नेशन को, वो एक्चुअल में कोई वुमेन नहीं है रियल लाइफ में, ये तो आप भी जानते, विजुअलाइजेशन है ये। रेदर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन ए कंक्रीट फॉर्म। बजाय इसके इससे क्या मिला हमें ये मिला बेटा कि ये जो हमारा आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब होता है हम जिस आइडिया को, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एक तरह से हो गया जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं पढ़ा आपने, भाववाचक। आपके अंदर जो भाव आ रहा है, भाव से जो आइडिया आया कि नहीं हम इसको भारत माता कह दें, तो इसको जर्मेनिया कह दें, तो इसको मेरियाना कह दें, तो इसको फादरलैंड बोल दें, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है बेटा। तो वो उससे क्या हुआ, नेशन के रूप को एक बहुत मजबूती मिली,
क्या आज भारत माता को सब प्यार नहीं करते? क्या कोई कंट्री अपने फादरलैंड को या मदरलैंड को प्यार नहीं करती? क्या लोग उसके लिए जीते मरते नहीं हैं, डिफेंस में नहीं चाहते? क्या वहाँ के लोग अपने यहाँ अच्छा अनाज उगाना नहीं देखना चाहते हैं? क्या वो अपने शहर को, गलियों को, सड़कों को अच्छा नहीं देखना चाहते, साफ़ सुथरा? वही देश प्रेम है बेटा, वही भारत माता की सेवा है, वही किसी कंट्री के लिए अपने लोगों की सेवा है, उसी की बात हो रही है। लेकिन जब ये फेस आ जाता है, ये आइडिया आ जाता है, तो वो एक बहुत मजबूत आइडिया के फॉर्म में आगे चला जाता है। ठीक है, यानी कि एक फिगर बड़ा ज़रूरी होता है, एक सामने एक पोर्ट्रेट स्टैचू या एक आइडिया ऐसा ज़रूरी होता है जिससे लोग उस पर चल सकें। बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं हमारी लाइफ में, आप किसी को मानते हैं तो आप उसके आइडिया को फॉलो करते हैं। इंसान तो मर जाता है लेकिन आइडिया नहीं मरता। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकेम एन एलोगरी ऑफ द नेशन। और फिर इस तरह से वो फीमेल जो फिगर है, जो हमने महिला के रूप में उस चीज़ को मानना शुरू किया है, वो उस देश के लिए एलोगरी बन जाता है। बेटा एलोगरी क्या है? फीमेल पोर्ट्रेट फॉर्म, अभी न्यू वर्ड आएगा ये। एलोगरी यानी फीमेल फिगर के रूप में हमने उस नेशन को प्रेजेंट करने के लिए जो आर्टिस्ट ने फॉर्म दिया है। उस टाइम ये एलोगरी एक आइडिया की तरह ही बेटा फैल रहा है पूरी दुनिया में। तब उसके बाद ये कंसेप्ट हमारे इंडिया में भारत माता की तरह आया है। आप ज़रा एक बार देखें तो यहाँ पे ये बेटा पोस्टेज है, कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, कुछ कुछ लिखा हुआ है। ये बेटा पोस्टेज स्टैम्प है 1850 की, जिसमें फिगर मेरियाना का बना हुआ है जो रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को दिखाता है। अब आप सोचिए कि फीमेल फिगर एलोगोरी की फॉर्म में यूज़ करते हुए फ्रांस को मेरियाना की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। कितनी अच्छी बात है। ये विजुलाइज किसने किया होगा? अब कहते हैं कि मैरी जो नाम था वो जीसस क्राइस्ट की माँ का नाम था, वहाँ से लिया है, कुछ ऐसी माँ का नाम लिया है। देखिए यहाँ एलोगोरी वर्ड आया है बेटा, मैं पहले समझा ही देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो कि एलोगोरी क्या है। कि जब कोई बेटा एक आइडिया, इसकी बात हम ऊपर कर भी रहे थे, ठीक, और आइडिया कैसा भी हो सकता है, वो भाव होता है। भाव मतलब आपके अंदर फीलिंग आ रही हो। अब वो आपके लिए लालच, ग्रीड हो सकता है, एनवी हो सकता है, फ्रीडम भी हो सकता है, लिबर्टी, खुशी, दुख, आज़ादी, नफ़रत, लड़ाई, ये सब आपके अंदर ही तो भाव पैदा हो रहे होते हैं जब इसे एक्सप्रेस किया जाता है किसी पर्सन और थिंग के ज़रिए। अब हमने देश को रिप्रेजेंट किया, फ्रीडम को रिप्रेजेंट किया। वो आपको याद है फ्रेडरिक सॉरी की पेंटिंग थी, न्याय की देवी है, लिबर्टी की देवी है, उसके आसपास सब लोग आ रहे। अब न्याय की कोई देवी तो नहीं होती ना बेटा, उसको फीमेल एलोगोरी तो बनाया फ्रेडरिक सॉरी ने। एन एलोगोरी स्टोरी हैज़ टू मीनिंग, वन लिटरल वन सिम्बॉलिक। और ध्यान रखना आप हमेशा, एलोगोरी के दो मीनिंग होते हैं बेटा, एक सिंबल के रूप में होता है और एक लिटरली। लिटरली मतलब जो चीज़ असल में जिस चीज़ के ऊपर बात हो रही है, सच में जिसके ऊपर बात हो रही है, और जो सिंबॉलिक है यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रतीक के लिए यूज़ हो रही है, मतलब एक साइन है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो। लेकिन जब हम भारत माता की या मेरिना माता की, जर्मनी माता की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक बन के रह गया? नहीं बेटा, वो सच में लिटरली हम लोग के लिए अपनी एक देशभक्ति की चीज़ बन गई। हमने उसको माँ ही माना, माँ ही मानते हैं, भारत माता की जय ही बोलते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए लिटरल मीनिंग एंड ए सिम्बॉलिक मीनिंग। सिर्फ स्टैचू बन के ना रह जाए, इसलिए भारत माता के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। भारत माता की मंदिर, भारत माता की मूर्ति, उसको तिरंगे से लिपटी हुई साड़ी में पहनाया है, उसके हाथ में तिरंगा है। और ये भी आप देखेंगे इस चैप्टर के धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic. आपको तो याद ही है, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था तो आर्टिस्ट लोग इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे थे। जैसे मैं अभी लास्ट टाइम थोड़ी देर पहले अभी फ्रेडरिक सॉरी की पेंटिंग के बारे में बात कर रहा था, सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स के बारे में बात कर रहा था। तो वहाँ आप देख रहे थे लिबर्टी की एक स्टैचू बनाई हुई, जबकि लिबर्टी कोई देवी होती नहीं है असल में। न्याय की भी कोई देवी नहीं होती बेटा, वो भी कोर्ट्स और कचहरियों में लगी होती है, हाई कोर्ट्स वगैरह में। तो वो सिंबॉलिक भी है, सिंबॉलिक है। क्यों? क्योंकि आपका ये मानना है कि जो न्याय की देवी है वो आंखों पट्टी बंधी हुई है, अंधा कानून का मतलब ये है कि वो देख के न्याय नहीं करता है, वो तराजू में तौल के न्याय करता है। जिसका जो सही होगा वो न्याय है, जिसके साथ वो गलत होगा वो फिर अन्याय। वो बिना किसी भेदभाव के
न्याय करता है, इसलिए उस पर पट्टी बंधी हुई है। तो सिंबॉलिक ही तो मीनिंग है, और सिंबल से हम बहुत सारी चीज़ें समझ लेते हैं। लाइक रेड लाइट, आप ट्रैफिक पे जा रहे हैं, आपने रेड लाइट देखा तो आप रुक गए। क्यों रुकते हैं? क्योंकि सिंबल है कि आपको इस पर रुकना है। लेकिन हम लिटरली इस मीनिंग को आप कॉमन लाइफ में ले आए कि आप घर पे लाल बत्ती किसी को दिखाते हैं? नहीं दिखाते। तो वो चीज़ आ जाती है। These ideals were represented through a specific objects or symbol. इन आइडियाज़ को, आइडियल्स को किसी स्पेशल सिंबल और स्पेशल ऑब्जेक्ट की तरह बेटा यूज़ किया जाने लगा, है ना। As you would remember, the attributes of liberty are the red cap or the broken chain, while justice generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scale. मतलब वही जिसकी मैं भी बात कर रहा था कि जब न्याय की बात हो रही है तो वेइंग स्केल्स लिए हुए एक औरत है जिसकी आंखों पट्टी बंधी हुई है। आपने देखा था ब्रोकन चेन के बारे में समझा था, आपने रेड सिरियन रैप कैप के बारे में पढ़ा था, आपने एक एंटरनल स्नेक अपनी पूंछ खा रहा है उसके बारे में पढ़ा था, आपको 9th में याद होगा, ठीक है ना। बंडल के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ों को, वो सिम्बॉलिक ही तो हैं बेटा। वो सभी चीज़ें आर्टिस्ट उस टाइम पे क्रिएट कर रहे थे ताकि लोगों में नेशनलिज्म के लिए, उस नेशन को देखने की विजुअलाइजेशन उनके अंदर भी आए, आपके और मेरे अंदर भी आए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे सिमिलर फीमेल एलोगोरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। अब ऐसी बहुत सारी जो एलोगोरीज हैं, फीमेल आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इस तरह की चीज़ों को अब क्या कर रहे हैं आर्टिस्ट लोग 19th सेंचुरी में बहुत सारे नेशंस को सिमिलरली रिप्रेजेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। इन फ्रांस ही वॉज क्रिश्चियन मैरियन, ये पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, मैंने आपको बताया था ना, एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है। कहते हैं कि मैरी जो नेम है वो जीसस क्राइस्ट की जो माँ है उनका नाम, ठीक। अब आप कहेंगे सर इसमें तो मैरियाना लिखा है, बेटा वो फ्रेंच में लिखने का और पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है, इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैरियाना वो लैंग्वेज का फ़र्क आता है, फ्रेंच लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उस तरह से। तो फ्रांस में उस चीज़ को इस तरह से क्रिश्चियन किया गया, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपुल्स नेशन, और धीरे धीरे यही कहा गया कि लोगों के नेशन के लिए ही ये चीज़ यूज़ हो रही है, हरियाणा, ठीक है। हर क्रेस्टेस वर ड्रॉन फ्रॉम दोस ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। अब उस मैरियाना जो एज अ फीमेल एलोगरी यूज़ किया है बेटा फ्रांस के लिए, वो ड्रॉन किससे किया गया है? लिबर्टी से और रिपब्लिक से। द रेड कैप, द ट्रिकलर, द कोकेड, मतलब लाल उसमें टोपी भी है बेटा, ट्रिकलर टाइप एक झंडा भी है, वो फ्रांस में बाद में आता है। कोकेड भी है बेटा, कोकेड एक मीनिंग हमने पहले भी बताया था, मैं उसको दोबारा भूल गया, मैं इसको थोड़ा सा आपको लास्ट में बता दूंगा एक बार। स्टैच्यू ऑफ मेरिना वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी। अब और क्या किया जा रहा है बेटा कि सारी ऐसी स्टैच्यूज़ को बना के जो स्क्वायर्स होते हैं, चौराहे होते हैं, वहाँ लगाया जाता है ताकि लोगों की ये चीज़ रिमाइंड में आ सके कि ये नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी का है, ये सिंबल जो है वो नेशनल यूनिटी के लिए यूज़ हो रहा है। एंड टू परसुएड देम, और वो उन्हें ये विनती कर सके, उन्हें बता सके, उन्हें समझा सके, टू आइडेंटिफाई विद इट, कि वो अपने साथ इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें, मतलब इस चीज़ से अपने आप को पहचाने। किस चीज़ से? कि मैरियाना हमारी फ्रांस की माता है, हम इसकी संतान हैं, ये हमारे देश की बात है। जैसे हम भारत माता की संतान है ऐसा हम कहते हैं, ठीक, मतलब आइडेंटिफाई करें आप इस चीज़, वो लोगों को विजुअलाइजेशन की भावना है। मैरियाना इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प। यही नहीं, मैरियाना की जो अदर चीज़ें, मतलब आप चाहे पिक्चर की बात करें या फिर इमेजेस की बात करें तो उनको ना कॉइन्स के ऊपर और स्टैम्प के ऊपर भी लगाया गया। देखिए ये सारी चीज़ें वहाँ हो रही हैं। आप इसको जिस स्टेज से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आप प्लीज़ उसी से समझने की कोशिश करना, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा, और उस चीज़ को आप बहुत सारी चीज़ों से जोड़ सकते हैं, आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये लास्ट, इसमें मैं यहाँ पे बस इतना एंड करूँगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। इसी तरह से बेटा एक क्वेश्चन यहाँ फ्रांस की मैरियाना से आता है और एक जर्मेनिया से आता है, फिर इन दोनों के बीच कंपेयर करने के लिए आता है क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आपको लिख लेना, बहुत ईजी है लिखना, हर बार की तरह फिर समझा देते हैं। बेटा यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपने मैरियाना के बारे में पढ़ी है आप उनको पॉइंट में डाल दें, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिख लें, और जर्मेनिया को यहाँ से पॉइंट्स में लिख लें,
बस दोनों को एक साथ कर दीजिए, यही डिफरेंस है, यही कंपैरिजन है, बहुत सिंपल है। इसी तरह से बेटा जर्मेनिया बिकेम द एलेगोरी ऑफ जर्मन नेशन। जर्मेनिया को हमने एक आइडिया की तरह, एक स्टैचू की तरह, एक पर्सोनिफिकेशन की तरह जर्मनी के लिए यूज़ किया वहाँ के लोगों ने। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब जिसे हम देख सकें, रिप्रेजेंट कर सकें कि नहीं हमारी माता यही है। जर्मनी जो स्टेट है उसके लिए नई भावनाएं जो लोगों में देशभक्ति की हो रही हैं, अपने प्यार करने के लिए, अपने देश से लगाव होने के लिए, अपने देश को बेहतर बनाने के लिए, तो एक फीमेल फिगर का उसको रूप दिया, पर्सोनिफाइड किया। जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। अब ये जो सिंबॉलिक बात हो रही है ना स्टूडेंट, ये अभी नेक्स्ट पेज पे भी आएंगी, मैं भी आपको वहाँ ये चीज़ें अच्छे से समझा दूंगा। एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। और जो जर्मन ओक की बात हो रही है, एक पेड़ है उसकी पत्तियां हैं, वो एक तरह से हीरोइज्म, हीरोइज्म मतलब वीरता, बहादुरी का प्रतीक की तरह है। ठीक। अब एक चीज़ ध्यान देना, आप हमारे यहाँ परमवीर चक्र मिलता है, अशोक चक्र मिलता है, पद्मश्री अवार्ड मिलता है, उसको जब नवाजा जाता है तो कोई आदमी उसको गर्व महसूस क्यों करता है? वो सिंबॉलिक ही तो है, उसको ऐसा क्या मिला? अगर आपके अंदर वो चीज़ सोचने में आ रही है और आप उस चीज़ को गर्व महसूस कर रहे हैं कि कोई कप, वर्ल्ड कप जीतने पे ट्रॉफी हाथ में आती, तो ऐसा क्या मिल गया? ठीक वही चीज़ देश के लिए होती है बेटा। चाहे ओक की लीव्स हो, चाहे जर्मेनिया माता हो, भारत माता हो, उसका कोई विजुअलाइजेशन हमारे दिमाग में दौड़ रहा है, तो हम अपनी कंट्री के लिए बेटा उतना ही प्यार और इज्जत पेश कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, आप देखो जर्मेनिया को देखेंगे आप तो आप पाएंगे ये जो पेंटिंग है, अगर आपको याद हो 1848 की जब सेंट पॉल में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में हुई थी, आपने शायद, मैंने आपको बताया होगा, उस पार्लियामेंट में ये फिगर ऊपर की तरफ लगा हुआ है, और ये जो कलर का फ्लैग है यही कलर जर्मनी का, ये चारों तरफ लगा हुआ था, अगर आपको याद हो तो। देखो ये जर्मेनिया फिलिप वीट की पेंटिंग है 1848 की, आप इसमें देख सकते हैं जर्मेनिया में जो ये नेशनल फ्लैग है वो यही है, ये सिर पे जर्मन ओक लिए हुए है, और यहाँ पे एक ये कुछ शील्ड है, ये हाथों में तलवार है लेकिन इससे ओक लिपटी हुई है, ये झंडा लिए हुई है और वैसे ही कपड़े पहने हुई है जर्मेनिया। तो इसका मतलब क्या है इन सब का? ज़रा इन सिंबल्स को बेटा हम समझ लेते हैं ज़रा एक बार, बहुत ईजी है। देखो ये सारे सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं बेटा, ये इम्पोर्टेंट हैं, आपके ध्यान रखना आप। तो ज़रा सिंबल्स को हम समझ लेते हैं, और इन सिंबल्स को आपके लिए लिखना बहुत ज़रूरी है, इन मीनिंग्स को और सिंबल्स को लिखना बहुत ज़रूरी है। लाइक जैसे ब्रोकन चेन है तो उसका मतलब है कि फ्रीड। अब ये ब्रेस्ट प्लेट ईगल की लगी हुई है तो ये जर्मन एम्पायर के स्ट्रेंथ का प्रतीक है बेटा, सिंबल जो कि जर्मेनिया पहने हुए है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स हीरोइज्म का, बहादुरी का और वीरता का प्रतीक है। सोर्ड ली हुई है यानी कि वो अपने देश के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार रहती है जब भी कोई बात आएगी, ये है उसका मतलब। ओलिव ब्रांच अराउंड द सोर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस। अब तलवार के ऊपर ये जो ओलिव ब्रांच की पत्तियाँ वो लिपटी हुई, मतलब कि हम पहले तो शांति चाहते हैं, लेकिन अगर शांति कोई नहीं चाहेगा तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ देश के लिए, वैसे मैं शांति का दूत हूँ। ब्लैक, ये जो ट्राई कलर है ये तो आप जानते ही हैं, लिबरलिस्ट ने बनाया था 1848 में, बाद में ड्यूक ने इसको बैंड कर दिया था, लेकिन फिर यही आगे चल के जर्मनी का नेशनल फ्लैग बना। रेज ऑफ राइजिंग सन का मतलब है कि नए एरा का, नए टाइम का शुरुआत हो रहा है। तो ये सब है सिंबल्स का मीनिंग, इन्हीं सब चीज़ों को आप इंडिया में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को और उन चीज़ों को समझेंगे आप। ये जो फॉलन जर्मेनिया जूलियस हेबनर ने 1850 में बनाया था। अब फॉलन का मतलब देश टूट गया है, देश बिखर गया है, हमारी माता बिखरी हुई है, वो कमज़ोर पड़ गई है, हमें उससे लड़ने के लिए तैयार रहना है, कुछ इस तरह की बातें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और ये देखिए एक बड़ा शानदार पोर्ट्रेट बनाया है यहाँ पे, ये राइन रिवर है स्टूडेंट्स, ये राइन रिवर है और ये जर्मेनिया है, इसको गार्ड कर रही है, मतलब सुरक्षा कर रही है। जैसे हमारे लिए गंगा पवित्र है, ठीक वैसे ही देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन रिवर। राइन रिवर बहुत ही पॉपुलर है बेटा, डेन्यूब है, राइन है, ऐसी बहुत सारी रिवर हैं जो यूरोप में एक देश से दूसरे देश में बहती हैं। 1816 में आर्टिस्ट लॉरेन क्लेसन ने बनाया था इस पेंटिंग को इमेज करके। द इंस्क्रिप्शन ऑफ जर्मेनियन सोर्ड रीड द जर्मन सोर्ड प्रोटेक्ट द जर्मन राइन। और जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं जर्मेनिया की सोर्ड पे, तलवार पे, वो ये लिखा है कि जो जर्मन सोर्ड है वो जर्मन राइन को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ तो नहीं शो किया हुआ है लेकिन उन्होंने इस पर लिखा हुआ था, ऐसा पेंटिंग में बताया गया।
तो यही सारी चीज़ें हैं और मुझे तो लग रहा था कि ये चैप्टर बाकी है, बट चैप्टर का दी एंड हो गया स्टूडेंट। बहुत अच्छा चैप्टर था। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। जो विजुअलाइजिंग वाला चैप्टर है, जब आप नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे, आप ध्यान रखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नेशनलिज्म इन इंडिया जब पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट्स आप सब लोग, तो वो वाला चैप्टर ना यहाँ आगे कंटिन्यू होगा, सेम वही चीज़, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन आपको इंडिया के लिए देखना होगा, समझना होगा, तब आप समझेंगे इंडिया के लिए, इंडिया के पास आज जो चीज़ सिंबॉलिक फॉर्म में है या देशभक्ति के लिए जो आइडियाज़ को हमने पर्सोनिफाइड किया है, वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। और उसके बाद ये लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। ये वर्ड थोड़ा सा अलग है बेटा, और ये वर्ड थोड़ा सा अलग है। इसको समझते समझते आप पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत क्यों हुई, रीज़न क्या था। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जो भी नोट्स हैं आप प्रॉपर वे में बनाएंगे। कोई समस्या हो तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू।